Good evening to all. This is Himanshu Sharma from Ujjain Engineering College, Computer Science third year, fifth semester. तो दिस इज द सेकेंड वीडियो जिसमें हम 450dsa.com के ग्राफ सेक्शन से 15 टू 43 देखने जा रहे थे. सो लास्ट में हमने 15 टू 30 कवर किया था और इस वीडियो में हम 31 टू 43 क्वेश्चंस को देखेंगे. And this is the last video of all this work and we have set up the milestone. ने 4 महीने लगातार संघर्ष करते हुए हमने ये पूरा 450 क्वेश्चन खत्म किए हैं. And so going with this last video and starting with question number 31. Yeah. Cheapest flight within K stops. There are n cities connected by some number of flights. You are given an array flights where flight I from to price indicates that there is a flight from city from I to city to I with a cost price है. मतलब हमारे पास एक अरे दिया रहेगा, मतलब ग्राफ जहाँ पर सिटी 1 टू सिटी सिटी ए टू सिटी बी का जो फ्लाइट है वो बुक करने के लिए हमें प्राइस देना पड़ेगा इतना. और हमको चीपेस्ट फ्लाइट परफॉर्म करनी है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहां पर हमें के स्टॉप्स परफॉर्म ही करने हैं. मतलब एटमोस्ट के स्टॉप्स परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा के तक, और नहीं जरूरत पड़ी तो 0, इतने परफॉर्म कर रहे हैं. और अगर सब पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो यू कैन सिंपली रिटर्न -1. तो स्टार्टिंग विद दिस इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर हमने फंक्शनल एनालॉजी का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर फाइंड द चीपेस्ट प्राइस. तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटरनल फंक्शन बना है जहाँ पर आपको ये सेट ऑफ पैरामीटर्स दिए जाएंगे, जहाँ पर द लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 and the top of this xyz if the array element at x is smaller than y ऐसा है तो remove the link on the p0 जो टॉप पे है हमारे q के, उसको रिटर्न करो एंड कंटिन्यू. वापस से इस लूप में घुसो ऊपर से. और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको क्या करना है, अरे पे जो x एलिमेंट है, मतलब द स्टार्टिंग पोजीशन, और वहां से आपको मिनिमम लेना है, मतलब उस पाथ का, मतलब अरे ऑफ x एंड y का. एंड इफ द x इज द डेस्टिनेशन देन रिमूव द टॉप एलिमेंट दैट इज q के जो टॉप पे है एंड कंटिन्यू. फॉर i इन द रेंज ऑफ लेंथ अरे x एंड मतलब जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं फ्लाइट्स हैं उस पर इटरेट करना है. अगर स्टार्टिंग और वो इटरेटिव एलिमेंट और जीरोथ एलिमेंट नॉट इन एच एस एंड z इज ग्रेटर देन 0, देन क्यू में आपको अपेंड करना है उससे लिंक्ड नेक्स्ट फ्लाइट्स को. और अगर ऐसा नहीं है तो आपको चेक करना है कि इस फ्लाइट को लेना मतलब हम क्या कहते हैं कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाता तो नहीं है, उसको चेक करेगा. और अगर ऐसा होता है तो वो क्यू में इंसर्ट कर देगा उस नेक्स्ट फ्लाइट को ऐड करते हुए. और अगर ये केस भी फेल होता है तो सिंपली पास कर देगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए. और जब ये हमारा लूप खत्म होता है तो उस क्यू के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देंगे. तो फाइनली हमें जो क्या कहते हैं जो फाइनल कॉस्ट होगी उसको रिटर्न कर देना. तो हमने अज्यूम किया कि जो कॉस्ट है सोर्स टू डेस्टिनेशन
सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशंस, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखा ताकि आगे कैलकुलेट करके उसको हम मिनिमाइज कर पाए। और ए आर सोर्स मतलब स्टार्टिंग का जो होना है वो तो जीरो ही होना है, सारे पॉसिबल को, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स है उसको स्टोर करने के लिए हमने मैट्रिक्स ऑफ लिस्ट रखा है। सो फॉर एफ इन फ्लाइट्स, मतलब जो फ्लाइट अरे दिया रहेगा जहाँ पर स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन का वेटेज दिया है, कॉस्ट दिया है, फिर उस लिंक को अपेंड करना है हमारे ग्राफ, मतलब जो जो वी मैट्रिक्स वी अरे है उसमें, और इस लिंक को आपको इस ग्राफ में इंसर्ट करना है। और जब ये पूरा इनिशियलाइजेशन हो गया तो आपको आंसर को डिक्लेयर करना है एज दिस एम्प्टी लिस्ट, एंड एच एस इज द सेट ऑफ यूज्ड फ्लाइट पाथ, ताकि हम जो डेप्थ सर्च कर रहे हैं आगे चल के उसको ये सपोर्ट कर पाए। सोर्स को ऐड करना है क्योंकि हम उसी से इटरेट कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज करना होगा। और क्यू मतलब कहाँ कहाँ पर आपको ऑपरेट करना है। क्यू मतलब ये सॉरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च चल रहा है इधर, ताकि यहाँ पर ये क्यू का यूज़ हो रहा है। तो इसने यहाँ पर इसको अपेंड किया सोर्स टू एस जीरो एंड के प्लस वन, और जो हमारा जो फंक्शन था सॉल्व उसको कॉल करेगा एज द आंसर। अगर वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको रिटर्न करो, अगर एग्जिस्ट अगर नहीं करता है तो -1 रिटर्न करो, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको उस कॉस्ट को रिटर्न कर दो। तो इसमें जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो नंबर ऑफ सिटीज़ 3, फ्लाइट्स का डिटेल 0 to 1 जाने के लिए 100, 1 to 2 100, 0 to 2 500, और सोर्स हो गया 0, डेस्टिनेशन इज 2 एंड के इज 1। मतलब एट मोस्ट आप के जंप्स कर सक, मतलब क्या कहते हैं, के टाइम्स सिटीज़ पे रिकनेक्टिंग फ्लाइट्स ले सकते हो। तो ये के 1 का मतलब आप डायरेक्ट पहुंचो, तो उसका मतलब एक बार उतर के, तो वही इसका कॉस्ट हो गया 200 for the given source and destination. So going to question number 32, Oliver and the game. Oliver and Bob are two best friends. They have spent their entire childhood in the beautiful city of Biteland. Uh, uh, the city has a unique architecture with total n houses. The king mansion is very big and beautiful and has the address 1. Rest of the house in Biteland have some unique address, say A, are connected by the road, and there is always a unique path between any two houses in the city. Note that the king's mansion is also included in the house. मतलब ये एक ग्राफ दिया रहेगा हाउसेस और मैंशन का, जहाँ पर सारे हाउस टू हाउस जाने के लिए एक यूनिक पाथ एग्जिस्ट करता ही करता है, मतलब एक मेश की तरह है जहाँ मतलब टोटली कनेक्टेड। Oliver and Bob have decided to play hide and seek, taking the entire city as their arena. And the given scenario of the game, it's Oliver's turn to hide and Bob's support to find him. Oliver can hide in the house and in the city, including the king's mansion. मतलब वो जो हमारा ग्राफ दिया रहेगा हाउसेस और मैंशंस का, उसमें वो कोई भी नोड को सिलेक्ट कर सकता है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। As Bob is a lazy person for finding, he either goes toward the king's mansion, he stops, and he moves away from the king's mansion in any possible path till the last house on the path till the last house on that path. Oliver's run and hide in some house, say X, and Bob is starting the game from his house Y. If Bob reaches X, then he successfully finds the Oliver. Given Q, you need to tell Bob if it is possible for him to find Oliver or not. अच्छा, तो मतलब हमें ये ग्राफ दिया रहेगा सिटीज और मैंशंस का, जहाँ पर वो मैंशन से स्टार्ट करता है ढूंढना, और हमको बस वो पाथ रिटर्न करना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं उसको ढूंढना। तो इनपुट्स में हमारे को वही ग्राफ दिया रहेगा और आउटपुट में हमें वही रिटर्न करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमको उतना ला नहीं, लेकिन ये एनालॉजी आप समझ सकते हैं तो इसमें आप आगे ऑपरेट कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंसिडर दिस वन द नेक्स्ट if it is possible. So going to question number 33, what a jug problem using breadth first search.
you are given a m liter jug and n liter jug. Both of the jugs are initially empty. ठीक, the jug don't have marking to allow measuring same quantity. You have to use the jug to measure the d liters of water where d is less than n. मतलब आपको दो अलग अलग कंटेनर्स दिए रहेंगे और आपका टास्क है डी अमाउंट ऑफ लिक्विड को निकालना, और इन दोनों जग्स में मार्किंग नहीं दी है। ठीक, तो x and y corresponds to the state where x refers to the amount of water in jug 1 and y refers to the second. मतलब जो इनिशियल स्टेट रहेगी वो हमको बता दी गई होगी। एंड डिटरमाइन द पाथ फ्रॉम इनिशियल वन टू द फाइनल is which indicates both jugs are initially empty, indicates the state where could be, or this. The operations you can perform is empty a jug, empty jug 1, fill a jug, fill the jug 1, pour water from one jug to another until one of the jug is either empty or full. ठीक, तो मतलब हमको इन जग्स का यूज करते हुए डी अमाउंट ऑफ वाटर को ही रिट्रीव करना है, दोनों का यूज करके। मतलब आप x का लिक्विड y में डाल सकते हैं, y का लिक्विड y x में, और इसके थ्रू आपको डी अमाउंट ही रिट्रीव करना है एक में, और इसका क्या पाथ होगा आपको वो रिटर्न करना है। मतलब इसमें एक और कंडीशन है कि x और y का अमाउंट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जैसे अगर x में कम आता है और y में खूब सारा है, तो आप जैसे पोर करोगे तो y में कुछ बचेगा अमाउंट, तो अगर वो d अचीव कर पाता है तो आपको वही रिटर्न करना है। लेकिन अगर आपको और ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े तो आपको उस हिसाब से रिटर्न करना है। तो मतलब सारे जितने भी पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं आपको उन पे सर्च करना है। मतलब ये हमारा एक डेप्थ फर्स्ट सर्च है, जहां हमारा स्टेट स्पेस ट्री फॉर्म हो रहा है, उस पर ट्रेवर्स करने के लिए हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज किया है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए तो वही चीज क्यू होनी चाहिए और विजिटेड, कि भाई कौन कौन विजिटेड है। तो हमने क्यू इनिशियलाइज की और कौन कौन विजिटेड है वो, ठीक। और करंट स्टेट क्या, सॉल्व हो चुका या नहीं हुआ, और एक डिक्शनरी रहेगी जो आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन बताएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 0 इनिशियल स्टेट्स, ठीक। और जब तक क्यू की लेंथ 0 से बड़ी है तो फर्स्ट इनिशियल स्टेट को निकालो, जो स्टेट है उसको अचीव करो। हमारा ये एल्गोरिथम परफॉर्म होगा इफ द स्टेट इज ऑलरेडी विजिटेड देन सेट यू टू 0 0 इन m। मतलब ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसको छोड़ दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस पर आपको ऑपरेट करना है वैलिड कंडीशंस चेक करने के बाद। और अगर वैलिड है तो आपको इस पाथ को इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको इसको आगे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। और यू हैव एनकाउंटर्ड ए न्यू पाथ, तो m डिक्शनरी में इसको इंसर्ट कर दो, ठीक। फिर इफ वी कैन रीच सॉल्यूशन स्टेट पुट आंसर 1। तो मतलब ये हमारा फाइनल स्टेट अगर इस स्टेप पे पहुंच सकता है, अगर इन ट्रांजैक्शंस, मतलब जग टू जग वाटर ट्रांसफर में, मतलब ट्रांजैक्शन टर्म उसके एनालॉगस है तो उस टर्म का यूज करते हैं। तो अगर इन ट्रांजैक्शंस में हमें डी अचीव होता है, डी लीटर्स ऑफ लिक्विड इन वन कंटेनर, तब आपको रिटर्न करना है। अदरवाइज आपको वही आपको जो क्या कहते हैं नेक्स्ट टास्क जो क्यू है, क्यू में हम ब्रेकफास्ट सर्च कर रहे हैं तो क्यू में उसको अपेंड कर दो और अगले स्टेट पे चले जाओ। और जब ये हमारा फाइनली खत्म होता है, ये वही वो ट्रांजैक्शंस मॉनिटर कर रहा है, अगर इन पे डी अचीव होता है तो, और अगर नहीं होता है तो उन स्टेट को अपेंड कर दो। स्टेट्स को ही अपेंड कर रहा है ये क्यू में जहां हम ब्रेकफास्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक। और फाइनली अगर ये सॉल्वेबल नहीं है ये सारे ऑपरेशंस पूरे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जाने के बाद, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते करते एक स्टेट आएगी ना जहाँ दोनों जग भर जाएंगे, तो वही ब्रेकिंग कंडीशन होगी। वहां ब्रेक होने के बाद देखते हैं ये कहीं स्टेट फॉल ट्रू हुआ क्या, नहीं हुआ तो मतलब सॉल्व नहीं हो सकता है।
तो हमको सिंपली वही रिटर्न करना है। Going to question number 34, find if there is a path for more length than from us. If there is a path for more than length from a source, मतलब एक ग्राफ दिया रहेगा जिसमें और हमें एक सोर्स वर्टेक्स दिया रहेगा एंड अ नंबर के। हाँ, तो उसमें हमें एक पाथ रिटर्न करना है कि इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म ट्रेवर्सल, या फिर एक पाथ बनाना इस ग्राफ में जिसका टोटल वेट के से कम या उसके बराबर हो। ठीक, तो मतलब एक तरह से वही पाथ वाल डेप्थ सर्च करना है और देखना है कि पाथ वैलिड है नहीं, मतलब के से छोटा है या नहीं है, तो रिटर्न कर दो सिंपली, नहीं है तो आगे चल के देखो। तो वही चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम ग्राफ ऑब्जेक्ट बनाए कंस्ट्रक्टर, जहाँ उसको वी बताते हैं कि भाई इतने वर्टेक्स हैं और ग्राफ एडजेस्टेंसी मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, तो वही हमने इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट में आना पाथ मोर देन के, जो मैंने बोला कि भाई पाथ का सारे का काउंट लो और उसको चेक करो कि भाई इसमें वेट के से छोटा है या कम है, उसको चेक करो। तो वही यूटिलिटी फंक्शन को कॉल कर रहा है ये। तो ये रिटर्न करेगा, मतलब ये डेफर सर्च कर रहा है और पाथ का वेट ले रहा है, वेट के से कम हुआ तो उसको रिटर्न किया। मतलब सिंपल वही, हमको एक स्टैक लेना है, विजिट रखना है और उनको परफॉर्म करते जाना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा वाला है नहीं। हाँ, ये ऐड एज वही जो हमारा ग्राफ इनिशियलाइज करने के लिए, एडजेस्टेंसी मैट्रिक्स में लिंक को बनाने के लिए और डब्ल्यू वेट के लिए। और ये अनडायरेक्टेड है इसलिए दोनों साइड में लगाएंगे, यू टू वी एंड वी टू यू, एक ही ऐड एज फंक्शन में। तो वही, तो हमने ग्राफ बनाया, उसमें लिंक दिए, उनके वेट दिए। ठीक है, सोर्स हमारा 0 रहा और के हमारा 62 इस कंडीशन के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो नो रिटर्न कर दिया उसने। और 60 से बराबर 60 से कम पॉसिबल है, हाँ ठीक है, उसने रिटर्न कर दिया यस तक हमको। ठीक, सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 35, एम कलरिंग प्रॉब्लम। M coloring problem, given an undirected graph of integer and a integer m, the task is to determine if the graph can be colored with at most k m colors। मतलब हमारे पास एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, और हमको उसको कलर करना है। कलर किस हिसाब से कि हमारे पास सिर्फ m कलर है, m नंबर ऑफ कलर। वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, बस इनमें जो नंबर ऑफ कलर्स है वो फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो उसका ध्यान रखना है हमें। तो अ, वही हमारा जो पिछला वाला फंक्शन है उसी की तरह कॉल करना है इसको, लेकिन हर बार देखना है कि दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, या तो कलर नया लगाओ, या तो प्रीवियसली जो वर्किंग सेट था कलर्स का उसी का यूज करके बनाओ। अगर प्रीवियसली वर्किंग सेट से पॉसिबल नहीं है तब नया कलर इंट्रोड्यूस करो। ठीक, तो वही चीज है, इज इट सेफ टू यूज द प्रीवियस कलर सेट, तो अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उस हिसाब से हमारे ग्राफ कलरिंग फंक्शन में वो देखता है कि अगर सेफ है तो कलर कर देगा, नहीं है तो वो कलर ऐड करेगा और उस वर्टेक्स को नया कलर देगा, और जो अवेलेबल कलर सेट है उसको इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे जब वो पूरा ग्राफ को कलर करता है तो हमको सिर्फ फाइनली चेक करना है कि भाई एम जो हमारा मतलब वर्किंग स्टेट में है एम, वो के से छोटा है कि नहीं। के से छोटा हुआ तो ठीक है, के बराबर हुआ तो भी ठीक है, के से बड़ा हुआ एग्जिट कर दो और बोलो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ, और इज इट पॉसिबल टू कलर इट ओनली इन 3 कलर्स। ग्राफ दिया हुआ है, 3 कलर दिए हैं, तो इसने प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसी तरह से काम किया है, बस इसमें लास्ट में उसने रिटर्न कर दिया कलर्स का क्या हो सकता है, मतलब एग्जिस्ट भी करता है तो सबको कलर क्या मिला है, 0 को 1 मिला है, 2 को 2 मिला है, 3 को 3 और 4 को 2। Going to question number 36, minimum edge to reverse to make path from source to destination।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया रहेगा और एक सोर्स नोड रहेगी, एक डेस्टिनेशन नोड रहेगी। सोर्स नोड रहेगी, एक डेस्टिनेशन नोड रहेगी, और हाँ, और उन पाथ को हमको रिवर्स करना है इन ऑर्डर टू मेक एटलीस्ट वन पाथ फ्रॉम द सोर्स टू नोड। अवेलेबल लिंक्स को ही रिवर्स करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 0 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हैं 2 लिंक है जो रिवर्स कर सकते हैं, 1 to 2 एंड 3 to 6। इनको रिवर्स कर देंगे तो 0 to 6 हमारा पाथ हो जाएगा, या फिर 0 to 5 भी, 0 to 4 भी हमारा पाथ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा यही ऐड एज, जो एडजस्टेंसी मैट्रिक्स में एज ऐड करने के लिए डायरेक्टेड है तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, सप्लाइड वाला यू टू बी विथ वेट डब्ल्यू। हमको इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, जो प्रीवियसली डिफाइंड हमारे जो फंक्शंस हैं उन्हीं का यूज किया है इसमें शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। फिर मॉडल ग्राफ विथ एज वेट, फिर ओरिजिनल एज वेट इज 0, रिवर्स एज वेट 1, फिर इसके बाद जो हमारा फंक्शन रहेगा गेट मिनिमम एज रिवर्स, मतलब वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एजेस जिनको रिवर्स करने के बाद हमारा जो पाथ फॉर्म होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उससे हमारे शॉर्टेस्ट पाथ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको परफॉर्म करेगा। तो मतलब ये सबसे पहले तो ये मॉडल ग्राफ विद एज वेट्स परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो डिस्टेंस रिट्रीव करेगा शॉर्टेस्ट पाथ जब ये एजेस चेंज हो गई। अगर ये पॉसिबल हुआ पहुंचना सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो यू रिटर्न द डिस्टेंस, अदरवाइज -1। तो हमको ये सप्लाइड ग्राफ था, उसमें जब इसको परफॉर्म किया तो बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स एजेस का कितना, 2, जो हमने पहले ही देखा था। So going to question number 37, path to travel each node using each edge, मतलब हमें सारे एजेस का यूज करके, सारे मतलब सारी एजेस का यूज करके पाथ बनाना है। हमारा साइकिल वाला एक क्वेश्चन था, और इसमें यहाँ पर हमें सारे पाथ यूज करने हैं एक ही डायरेक्शन में जाते हुए। जैसे अगर मैं 5 पे हूँ, 1 पे गया, 2 पे गया, 3 4, 4 से 1, लेकिन 1 से मैं 3 पर नहीं जा सकता, तो मैं दूसरा पाथ देखूंगा, 1, उस पाथ को मैं करूँगा ताकि वो हमारा सारे पाथ को वो ट्रेवर्स कर पाए। एक तरह से ब्रिज इंस्पेक्शन प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि सारे पाथ को, सारे ब्रिजेस को इंस्पेक्ट करना है, ब्रिजेस इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऐसा पाथ बताओ यहाँ से गए फिर बार बार कहीं घूमने की जरूरत ना पड़े। तो वही, तो अगर ये हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल टेस्ट केस ऐसा वाला, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि 5 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 2, तो इससे सारे पाथ कवर हो जाएंगे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें वही ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना है तो फिर उसके बाद एज भी ऐड करने का ऑप्शन रहेगा। जब एज ऐड हुआ तो हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन होगा, रिमूव एज, उस ग्राफ में से उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी अदर लिंक्स हैं उनको रिमूव कर देगा। एज को रिमूव करना, प्रिंट व्हीलर पाथ, तब व्हीलरियन सर्किट है ये, उसी को रिटर्न करना है इसे। तो व्हीलरियन सर्किट परफॉर्म करने के लिए हमें डीएफएस करना पड़ता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ की, डीएफएस काउंट, जहाँ एक विजिटेड रहेगा और नंबर ऑफ काउंट्स रहेंगे, तो ये रिकर्सिवली कॉल होगा अगर वो विजिटेड नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेगा, और जब विजिटेड मतलब विजिटेड है तब काउंट नहीं करेगा, नहीं है तो रिकर्सिवली कॉल करेगा। जब ये फाइनल होगा तो ये काउंट रिटर्न करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर पाथ पे कितने एलिमेंट है, वो एलिमेंट का काउंट हम बार बार उसको असर्ट करेंगे।
तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन में हमने ग्राफ का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसमें 4 वर्टाइसेस होंगे और लिंक्स को डिफाइन किया और प्रिंट यूलेरिन पाथ। वही इंस्पेक्शन वाला प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट दूसरा भी नाम है यूलेरिन पाथ, व्हीलर्स पाथ। तो इसमें कोड में थोड़ा सा एरर आता, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कुछ इसी तरह से रहेगा इसमें। सो आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस ऑन द नेक्स्ट सेशन इफ वी गेट अ चांस, और स्टिल द कंसेप्ट आप देख सकते हैं इसके थ्रू। Going to question number 38, vertex cover problem. A vertex cover of an undirected graph is a subset of its vertices such that for each edge of the graph, either u or v is in the vertex corner. Although the name is vertex corner, the set covers all edges of the given graph. Given an undirected graph, the vertex following are example. So ग्राफ क्लास डिफाइन करनी है, उसमें जो हमारा इनिट फंक्शन होगा उसमें हमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस सप्लाई करनी है। उसमें ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका अपना वेरिएबल होगा जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस को सेव करेगा, और वर्टाइसेस है तो अपना ग्राफ भी होगा, वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिंक बनानी है, ऐड एजेस, जो यूनि डायरेक्शनल है, डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ u और v का ही लिंक बन रहा है और v to u नहीं जा रहा। तो हमारा ये प्रिंट फंक्शन है जो इनिशियलाइज ऑल वर्टाइसेस एज नॉट विजिटेड, मतलब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का काम करना है इसे। कंसिडर ऑल एजेस एज 1 by 1, ठीक। एनी एज इज ओनली पिक्ड व्हेन बोथ विजिटेड u and v are false. If not visited, go through all edges of u and pick the first not yet visited and edge u to v from remaining edges. मतलब यहाँ एजेस का ही सिलेक्शन करना है और दोनों एजेस को अभी तक विजिटेड क्लास में नहीं होना चाहिए, और उसके अगर दोनों विजिटेड क्लास में नहीं है तब हम उन पे उनको विजिटेड में तो कन्वर्ट करते ही हैं और उनको नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ करेंगे। जब हमें पूरा ख़त्म होता है तो लास्ट में हमें सिर्फ वो वर्टेक्स कवर, मतलब वो विजिटेड वाला ग्राफ हमें जो अरे उसको रिटर्न करना है। तो ये हमारा वो क्या कहते हैं, हाँ, मिनिमम वर्टेक्स कवर को रिटर्न करेगा लास्ट में। तो वही ऑब्जेक्ट बनाया, लिंक्स दी उसको, अब फंक्शन को कॉल किया तो वो सिंपली वो लिंक्स को रिटर्न करता है। कैसी हमारी वो लिंक्स परफॉर्म्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 39, चाइनीज पोस्टमैन और रूट इंस्पेक्शन प्रॉब्लम, जो यूलेरियन सर्किट पे ही बेस्ड है, लेकिन पाथ्स का उनका वेट होता है। तो हमें ये यूलेरियन सर्किट बनाना है जहां पर पाथ का जो टोटल सम है वो मिनिमम हो। तो ये बस यूलेरियन पाथ का एक्सटेंशन है, चाइनीज पोस्टमैन और रूट इंस्पेक्शन वाला। तो इसमें मेन कंसेप्ट यूलेरियन का लगेगा, लेकिन बस वो कॉस्ट का फैक्टर हमें करना है। तो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से रहेगा। इफ द ग्राफ इज यूलेरियन, रिटर्न द सम ऑफ ऑल एज वेट, एल्स डू फॉलोइंग थिंग्स। We find all edges with odd degree, list all possible pairing of odd vertices for n odd vertices, total number of pairing possible are falana. For each set of pair, find the shortest path connecting them. तो मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसे ये एल्गोरिथम बेस्ड है, ये वाला इस एल्गोरिथम पे बेस्ड है। अगर यूलेरियन है तो उसको रिटर्न करो, अदरवाइज दूसरा आप काम कर सकते हो जहाँ पर और डिग्री वाले वर्टाइसेस को आप लिस्ट करते हो, फिर उनको उन पे ट्रैवर्स करने के लिए जितने पॉसिबल वेज हैं उनको आप लिस्ट कर दो, उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ आप लोगे, ठीक। फिर इन पाथ का यूज करके आपको पूरा ग्राफ फॉर्म करना है ताकि वो आप जो क्या कहते हैं मिनिमम वेटेड यूलेरियन सर्किट है उसको आप रिटर्न करो।
तो हमने मिनिमम सर्किट चाहिए पाथ का, क्या कहते हैं, मतलब यूलरियन सर्किट का हमें कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो उसको नापने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है सम ऑफ एजेस। फिर हमारा डायस्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ जो हमने पहले ही बताया था, ऑड वर्टाइसिस को पेयर करके फिर उनसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के डायस्ट्रा का कॉल किया हमने। फिर गेट ऑड जो हमारा सेकंड एल्गोरिथम पॉइंट था, उस सॉरी थर्ड और फोर्थ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिग्री वाले वर्टाइसिस को लेने के लिए। फिर उनका पेयरिंग के लिए नेक्स्ट फंक्शन चाइनीज एंड द मेन द पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमारे पास ये सारा एल्गोरिथम बेस्ड है। मेन कोड का तो उतना मतलब बहुत ज़्यादा वो पेन पेपर वर्क होता है, लेकिन जो मेन आपका काम है वो एल्गोरिथम बेस्ड है, जो कि इन स्टेप्स के अंदर है। ठीक, सो आई कंसिडर लाइक आप लोगों को एल्गोरिथम पे बेस समझ के आप इस कोड को भी समझ पाएंगे। सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 40, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो एक ट्राइंगल का मतलब एक सर्किट जिसमें मतलब जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो और उसमें सिर्फ 3 लिंक्स हो, मतलब 3 एजेस हो। तो हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ है जहाँ 0 1 2 दिया है। तो अब यहाँ देख 0 1 2 3 हमारे पास वर्टाइसेस हैं, और इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है एक साइक्लिक, जो दो दो बन रहे हैं, 0 2 1 अगेन 0, तो एक ट्राइंगल ये हो गया। फिर 1 3 2 1 एक ये ट्राइंगल हो गया। तो ऐसे ट्राइंगल्स का काउंट रिटर्न करना है हमें। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमने काउंट ट्राइंगल का जो हमारा सिंपल फंक्शन रहेगा, उसमें फिर नोड्स को लिस्ट और काउंट एक फंक्शन, सॉरी काउंट एक वेरिएबल जो काउंट रखेगा। फिर ये ईच सिलेक्शन परफॉर्म करता है आई नोड, आई जे नोड और के नोड, मतलब 3 नोड्स का सिलेक्शन करता है सारे सिलेक्शन स्पेस पे। तो मतलब आई टू जे जाना है के थ्रू, आई टू जे जाना है के थ्रू, और हमें ऐसे 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए, तो वही 3 पॉइंट हो गए ये। और अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है तो ठीक है भाई, आप इसको काउंट में रख लो, काउंट द ट्राइंगल। अगर नहीं है तो रिजेक्ट करो। हमको बस ये करना है, सारे पॉसिबल सिलेक्शंस को लेना है, और हमको फिर इसका भी देखना है, उसको बैलेंस करना है। कई बार जो हमारे वर्टाइसेस हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल हर बार 3 बार काउंट हो गए, क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप एक बार 0 से करोगे तो 0 से भी एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 से भी एक बार ट्राइंगल बनेगा, 2 से भी एक ट्राइंगल बनेगा, तो जो काउंट होगा वो 3 टाइम्स होगा। ठीक, और अगर हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ डायरेक्टेड नहीं है, सॉरी अनडायरेक्टेड नहीं है, सॉरी डायरेक्टेड नहीं है, हमारा ग्राफ जो अनडायरेक्टेड है, जिसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं की गई है, तो वो 6 बार काउंट होता है। तो उसी मतलब 6 टाइम्स काउंट होता है, तो उसी को हमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए गिवन कंडीशन के हिसाब से उसको स्केल करना है, तो हमको फाइनल वो रिजल्ट रिटर्न कर देना है। तो वही चीज़ सिंपल सा एल्गोरिथम है। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 41, मिनिमाइज द कैश फ्लो अमंग द गिवन सेट्स ऑफ फ्रेंड हु हैव बोरोड द मनी फ्रॉम ईच अदर। ये हमने पिछली बार भी इसको ये वाला जो क्वेश्चन था इसको पिछले सेशन में देखा था हमने, तो यू कैन कंसिडर दैट वीडियो अगर, लेकिन तभी आपको ये कोड काम कर जाएगा कि वही चीज़ है ये भी। So jumping to question number 42, the final one, two cliche problem. Two cliche is a subgraph of graph such that all vertices in the subgraph are completely connected with each other. हिमांशु सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, वो 41 भी फॉर कंप्लीटनेस के लिए रिपीट कर दो क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम है अभी। ठीक फॉर है, कंप्लीटनेस जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, सो
सो दिस क्वेश्चन नंबर 41 जहाँ पर हमको कैश फ्लो मिनिमाइज करना है फ्रेंड्स के बीच में, तो एक मतलब इनिशियल सी कंडीशन रहेगी जहाँ पर हमारे पास पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो कुछ इस तरह से रहेंगी। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही है, कि मतलब जैसे पर्सन 0 इज पेइंग 1000 रुपीज टू P1, देन P1 इज पेइंग P2 सम ऑफ 5000। तो मतलब आप इस कैश को नलीफाई कर सकते हो सिंपली बाय पेइंग पी, अगर P0 P2 को 3000 पे करता है तो ये ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1000 P1 के थ्रू जाएगा। इसने वही किया, तो इसने P0 को P2 तक ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, और ये जो लिंक है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से वो डिडक्ट कर दिया। तो इससे जो हमारा कैश फ्लो होगा मिनिमम होगा, मतलब जो टोटल सम होगा ट्रांजैक्शंस का वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो रिडंडेंट पेमेंट वाली जो साइकिल्स हैं इनको काउंटर करने के लिए हमें ये जो एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले तो एक ग्लोबल है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं ग्राफ के लिए। फिर एक ये यूटिलिटी फंक्शंस होंगे, गेट मिनिमम, गेट मैक्सिमम, जहाँ पर हमें जो ग्राफ है उस पर इटरेट होते हुए जो क्या कहते हैं मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसको रिटर्न करना है, वही उसका अपोजिट मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट उसको रिटर्न करना है। एंड मिन ऑफ टू, मतलब इन दोनों में से छोटा कौन है, सिर्फ कंपेयर वाली चीज है। सो मिन कैश फ्लो, रिकर्जन एंड दिस मिन कैश फ्लो। सो ये वाला जो फंक्शन है जहाँ पर अमाउंट्स मतलब पर्सन टू पर्सन कितने अमाउंट जा रहे हैं उनको सेव करने के लिए, और calculate the net amount to be paid to person P and store it in the P amount P. The value of amount P can be calculated by subtracting depth of P from the credit of P. तो उस चीज़ को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की, और जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इसके रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं, ताकि अब अरे इनिशियलाइज हो गया तो हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, फाइंड द इंडेक्सेस ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन द अमाउंट। The amount max credit indicates the maximum amount to be given to a person, और debit मतलब maximum amount to be taken from a person. So if there is a positive value in amount, then there must be a negative value on the opposite side. तो हमको इन functions को कॉल करना है, get max and get min. If both amounts are zero, then all amounts are settled. अगर दोनों मैक्स और मिन जो वैल्यू आ रही है वो दोनों अगर जीरो हैं तो ठीक है, सारे सेटल हो चुके हैं। अदरवाइज आप जाओ चेक करो कि अमाउंट जीरो है, सॉरी अदरवाइज नहीं, ये कंडीशन है, ये मतलब रिटर्न कर रहा है उस हिसाब से। अगर फाइंड द मिनिमम ऑफ टू अमाउंट ऑफ टू, इन दोनों में से डेबिट और क्रेडिट में से जो मिनिमम होगा, ये साइन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हमें देना है ना, तो पर्सन से माइंड मतलब जाएगा बाहर की ओर, तो पर्सन के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमको तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हमने इसका साइन नेगेटिव किया है ताकि इसको हम ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम लेना है उसको मिनिमम लेना है, फिर उस अमाउंट को जो मिनिमम है उस अमाउंट को इन दोनों में इनके साइन के हिसाब से ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना। तो क्रेडिट में तो सब्ट्रैक्ट होगा, डेबिट में प्लस होगा, क्योंकि साइन से वो बैलेंस हो जाएगा। तो इससे हम जो कैश फ्लो है पर्टिकुलर पर्सन के लिए मिनिमाइज कर देंगे। ठीक, जब फिर ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा, ताकि जो अमाउंट जो अरे है इसमें जितने भी जो अमाउंट जो ट्रांजेक्शन्स है वो सेटल हो जाए और रिडंडेंसी उसमें ना बचे। ठीक, तो ये जब रिकर्सिवली ख़त्म होगा तो हमारे पास वो फाइनल रिजल्ट देगा। तो पर्सन 1 पेज 4000 टू पर्सन 2 एंड पर्सन 0 पेज 3000 टू पर्सन 2। तो इसने वही प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो रिजल्ट भी सेम है, तो वही चीज़। क्वेश्चन नंबर 42,
Two cliche problem. Two cliche is a subgraph of graph such that all vertices in the subgraph are completely connected with each other. Given a graph, find it can be divided into two cliches. मतलब हमें दो सब ग्राफ बनाने हैं जहां पर सब ग्राफ ए कंप्लीटली कनेक्टेड हो और सब ग्राफ बी भी कंप्लीटली कनेक्टेड हो. कंप्लीटली कनेक्टेड मतलब आप एक नोड से दूसरे नोड पे सिंगल स्टेप में जा सकते हो. तो एक ट्रायंगल में तो सारे एजेस जुड़े रहेंगे, और अगर ये स्क्वायर होता तो मतलब चार इसमें वर्टाइसेस होते तो ये स्क्वायर तो होता ही और बीच में एक क्रॉस होता, मतलब हमारे पास कंप्लीटली कनेक्टेड हो. और दो नोड के लिए तो सिंपल एक ही चाहिए. तो हमें ये ऐसा सब ग्राफ बनाना है जिसमें सब ग्राफ ए सब ग्राफ बी दोनों ही कंप्लीटेड हो. तो हमको ये परफॉर्म करने के लिए तो हम क्यू का यूज़ करेंगे जो हमारा वर्किंग होगा. इसमें हमको ग्राफ का यूज़ होगा तो इनिशियलाइज करेंगे नंबर ऑफ वर्टाइसेस से, और हमारे पास जो फंक्शन होगा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लिचेस. इसमें हम अपना ग्राफ पास करेंगे. फिर एक टेम्परेरी ग्राफ बनेगा, ठीक. उस टेम्परेरी ग्राफ से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे ताकि इस पे हम वर्क कर सकें. फिर हम इस बाय पार्टिबल कॉल करते हैं. तो हम वही कलरिंग का मेथड है, कलरिंग वाली मेथड है. एक बार पिछले हमने देखा था इसको पहले भी. तो कलर हम दे बोलते हैं कि यार इनको कलर नहीं हुआ अभी तक, ठीक. उतने वर्टाइसिस के हिसाब से हम वो अरे बना देते हैं. फिर हम हर एक वर्टेक्स पे इटरेट करेंगे और चेक करेंगे भाई कलर हुआ है कि नहीं. अगर कलर नहीं हुआ है तो आप इस बाई पार्ट यूटिलिटी को कॉल करो और कलर का जो इनिशियल स्टेट है उसको भी पास कर दो. और अगर कलर हो सकता है मतलब कलर नहीं हो सकता तो रिटर्न कर उसको रिटर्न कर दो. एक मिनट. हमने सवेरे कहा तो था इनसे मैगी सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो गोइंग बैक टू द प्रेजेंटेशन. हाँ, तो मतलब वो देखता है कि अगर जो बाय पार्ट हमारी यूटिलिटी है उसका रिजल्ट हमारा फॉल्स है तो मतलब वो बाय पार्ट नहीं कर सकता, तो सिंपली फाइनल रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करता है. और अगर वहां से ट्रू आता है तो वो और नेक्स्ट वर्टाइसिस के लिए भी इसी फंक्शन को कॉल करेगा. तो हमारी जो यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या करती है कि सोर्स को तो वो क्या कहते हैं कलर तो दे ही देता, फिर वो एक क्यू बनाता है जो इससे कनेक्टेड होंगी. तो जब तक ये क्यू खाली नहीं हो जाती क्या करो, क्यू का टॉप एलिमेंट लो. टॉप एलिमेंट लेने के बाद अगर उसका कलर नहीं है और ग्राफ में ये इसका वेट मतलब वो लिंक प्रेजेंट है तो यू हैव टू ट्रांसलेट द कलर बाय यूजिंग दिस. हमको बस -1 सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो जो उसका जो -1 से 0 सॉरी -1 से वो 2 हो जाए और इस क्यू को वापस सॉरी इस वर्टेक्स को वापस क्यू में आप पुट कर दो. अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो मतलब अपने का ये जो टू क्लेशियर्स प्रॉब्लम मतलब टू क्लेशियर्स फॉर्म नहीं हो सकते. सो फाइनली फॉल्स रिटर्न कर दो. और जैसे ये पूरा लूप खत्म होगा और देखता है कि क्यू खत्म हो गया और हमारे पास कहीं फॉल्स की कंडीशन नहीं है तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा कि भाई ये बाई पार्ट हो सकता है इस सोर्स से और ये कलर स्कीम पे. तो यूटिलिटी उस तरह से काम करेगी. तो हमने ये जो ग्राफ है इसमें 5 वर्टाइसेस हैं. हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है. फिर जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो सिंपली हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा. सो this was the last question for all this graph section, and we have already completed with the 450 DSA and the 450 questions.